गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। पढ़ना स्टार्ट करें। कल नया टॉपिक शुरू किया था, लोकसभा और राज्यसभा। समझ लिया था, बुक से पढ़ना रहता था। एक रिवीजन लेते हैं, फिर बुक उठाएंगे। बताओ, लोकसभा का मेंबर बनने की एज, राज्यसभा की कितना साल टाइम पीरियड है यहाँ का? राज्यसभा का अपना कोई टाइम पीरियड है ही नहीं। मेंबर्स का टाइम पीरियड कैसे 6 साल? कितने साल बाद? जिन्हें काम करते हुए कितने साल हो गए? ये एक साथ बनती है, एक साथ खत्म होती है। ये एक साथ बनी थी पर खत्म नहीं हुई। कैसे नहीं हुई बताना? 2 बार लॉटरी सिस्टम से लोग हटाए गए थे। टाइम पीरियड पूरा हो गया था क्या? नहीं। 52 वाले 58 तक रुकने थे, पर 1/3 कब हटा दिए? 54 में। फिर उसके बाद 56 में पुराने वालों में से आधे हटा दिए, तो 1/3 तब से 2-2 साल बाद आज तक कभी टूटा ही नहीं है। कौन सी लोकसभा चल रही है? और ये क्योंकि कभी भंग नहीं हुई तो फिर नंबर बना ही नहीं। लोकसभा में जाने का मतलब है कितने लोगों का चुनाव आप करते हैं यहाँ? ये कितने हो सकते हैं? कहाँ के गायब हैं ये कितने हो सकते हैं? ये भी पीओके वाले। यहाँ पहुँचने के लिए कौन आपको पसंद करके भेजे? यहाँ जनता का कोई रोल नहीं है। कैसा इलेक्शन है ये? अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट इलेक्शन। जबकि ये कैसा है? डायरेक्ट। जनता जिसको चाहे भेज दे। इनमें से 543 में से कितनी सीटें मिलनी जरूरी हैं? हाँ, 272 प्लस लिख दो या 273। अगर किसी को 273 मिल गई सीटें, इसका मतलब वो किस में आ गए? बहुमत में। और हम कहते हैं अब ये सत्ता में आएंगे और यही लोग क्या बनाएंगे? सरकार। अगर एमपी की बात करें तो दोनों जगह एमपी बैठते हैं, लोकसभा में भी और राज्यसभा। लेकिन ये सत्ता में नहीं होते और ना ही ये सरकार बनाते। क्लियर हो गया था ना सबको? इस 543 को संभालने वाला आदमी कौन था? और यहाँ 245 को संभालने वाला सभापति। इंग्लिश में दोनों के लिए स्पीकर वर्ड है, दोनों के लिए। यहाँ जो आदमी बैठा है आज, उसका नाम है ओम बिरला। और जो यहाँ बैठे हैं वो आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक खास बात यह है कि यहाँ आने के लिए एज सबकी कितनी चाहिए थी? लेकिन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की एज तो कम से कम चाहिए 35। यहाँ सबका टाइम पीरियड कितने ईयर्स का था? 6। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का टाइम पीरियड होता है 5 साल। इस तरह ये बाकी सबसे अलग है। ये 245 में नहीं है, ये 245 से अलग आदमी है। यहाँ अगर देखें स्पीकर, तो इनमें से ही एक है, तो उसका टाइम पीरियड भी 5 साल का होगा और उसकी एज भी मिनिमम 25 होगी। जबकि जो इनका हेड है, जिसे कहते हैं स्पीकर, उसकी एज ज़्यादा है या कम है? ज़्यादा। उसका टाइम पीरियड कम है। ये सब 6 साल बैठेंगे, लेकिन वो कितने साल बाद हट जाएगा? वो इस कुर्सी पर सिर्फ इसीलिए आया क्योंकि पहले वो किस कुर्सी पर बैठा है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी वाइस प्रेसिडेंट ही सभापति बनता है, सभापति वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनता। वाइस प्रेसिडेंट को काम होता है कि उसको जाके स्पीकर के रूप में, कहाँ का स्पीकर? राज्यसभा, ये काम करना है। इसको थोड़ा सा किताब से पढ़ेंगे फिर ज़्यादा क्लियर होगा पॉइंट। देखो, आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे। कितने पर है ये? 76 पेज पर स्टार्ट होता है, यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन। तुम सब जानते हो सारा कामकाज जितना मैंने कल बताया तुम्हें। क्या ये किसी बुक में लिखा हुआ है? ये एक बुक में लिखा है जिसको हम कहते हैं भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस कॉन्स्टिट्यूशन में अगर तुम्हें याद आता हो 22 भाग हैं, जिसमें से पहला, दूसरा, कुछ चीज़ें मैंने तुम्हें पढ़ा दी हैं। 3, 4, 5 बोर्ड पे देखो। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51, इसमें 52 से 151। कुछ याद है? ये जो नहीं थे वो अब जान लें। ये 5 पार्ट में से हम 5वां पढ़ रहे हैं अब। इस 5वें में तुम्हारी 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर हो जाएंगी 5वें के एक पार्ट में, इनफैक्ट और आगे तक। ये आर्टिकल 52 से स्टार्ट होगा और 151 तक चलेगा। इसके फिर आगे अलग अलग 5 पार्ट्स फिर से मिलेंगे। इसमें सबसे पहला हिस्सा आर्टिकल 52 से स्टार्ट होता है और 78 तक चलता है। फिर 79 से 122 तक है। फिर 123 इकलौता, 124 से 147, 148 से 151। ये इसको एलैबोरेट करके बताया जा रहा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाग हैं, जिनमें से हम 5वें को पढ़ रहे हैं। और 5वें के भी कितने पार्ट्स हैं आगे? 5। जो अब पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो ये वाला पार्ट है। क्योंकि यहाँ 79 में दिया हुआ है संसद, फिर 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, फिर इसके आगे पूरी संसद में कैसे काम होता है, क्यों बनती है, क्या करती है। तो आज जो हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के 5वें भाग का 2nd पार्ट पढ़ रहे हैं आज। चलो देखो क्या कहते हैं ये। सबसे पहला पॉइंट देखो, पार्लियामेंट ही दिया हुआ है। संविधान के 5वें भाग जो मैंने बताया वो लिखा हुआ है, इसको अंडरलाइन कर लो। 5वां भाग के अध्याय 2। तुम 5वें भाग को ऊपर सारे को एक्सप्लेन कर लो, जगह खाली है ना। यहाँ ऐसे लिख लो कि भाग 5 इस तरह से है, पार्ट 5 या भाग 5। इसी पेज पे लिख लो, फिर तुम्हें आसान दिखेगा ये। इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया। इसके 5 हिस्से हैं।
पहले हिस्से में इसके में 3 बड़े आदमी आते हैं। पहला आता है इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पहले पार्ट का हिस्सा। सेकेंड पार्ट जो तुम आज से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, इसमें पार्लियामेंट हाउस है, जिसे तुम कहते हो संसद। लिख लो ये भाग 5, इन्होंने एक जो शब्द लिखा है उसको एक्सप्लेन कर लो ऊपर। भाग 5 के 5 हिस्से। पहले में 3 इंपॉर्टेंट हस्ती हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसे मंत्री परिषद कहते हो, जिसका मुखिया होता है PM, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। COM का मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये बेशक लिख लेना, तुम्हें बाद में याद नहीं आएगा ये। मुझे इसको कहाँ गया वो, इस वाले सॉफ्टवेयर में इसको मुझे पतला करना है, पेन को ऊपर वाले से अलग कर रखा है। दोनों का सॉफ्टवेयर एक रखा करो। कैसे होगा? नहीं, मुझे इसको, अब देखिए इतना मोटा लिख रहा है, मुझे इसको पतला करना है। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ये लिख लो। ये भाग हैं, पार्ट्स हैं, और ये आर्टिकल्स। हम 5वें को एक्सप्लेन कर रहे हैं 5 पार्ट्स में, जिसमें फर्स्ट सेकंड चल रहा है अभी, जो आज से पढ़ना है। पहले के 3 पार्ट्स क्या हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसका मुखिया कौन होता है? PM। यानी 3 बड़ी हस्ती पढ़ते हैं पहले पार्ट में, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और PM। फिर सेकंड पार्ट में पढ़ते हैं पार्लियामेंट, जिसके भी 3 पार्ट हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आप पहले ही पढ़ लेंगे। चलो अब आओ आगे, संसद पढ़ते हैं। तो संविधान के 5वें भाग के चैप्टर 2 में आर्टिकल 79 से 122, अंडरलाइन कर लो ये, 79 से 122 ये संसद के ऊपर है। सेकेंड पॉइंट टिक करना, आर्टिकल 79 कहता है कि देश के लिए या संघ के लिए एक संसद होगी, पार्लियामेंट, जो राष्ट्रपति और 2 सदनों को, 2 हाउसेस को मिलाकर बनेगी, जिनका नाम राज्यसभा और लोकसभा होगा। राज्यसभा पहले लिखी जाएगी या बाद में? हाँ, बोर्ड पे देखो, 79, 80, 81 आर्टिकल्स। 79 पूरे पार्लियामेंट की बात करेगा, ये एक्सप्लेन नहीं करेगा, सिर्फ एक बार जिक्र करेगा। 80 राज्यसभा की बात करेगा और ये लोकसभा। तुम इसमें कंफ्यूज ना रहो, 18 ईयर्स के बाद ही हम कहाँ के वोट के लिए एलिजिबल हैं? लोकसभा। आप राज्यसभा में तो वोट कभी डालते ही नहीं है, तो ये मान के चलो कि 81 और 18 रिलेट करना है, तो लोकसभा पहले। ये उच्च सदन भी तो है, उच्च पहले आता है और निम्न बाद में, ठीक है। चलो ये टिक कर लो। तो संसद, राज्यसभा और लोकसभा, इसके पास लिख लो, जहां राज्यसभा लिखा है ना, आर्टिकल 79 के बाद क्या आएगा? 80। राज्यसभा के पास आर्टिकल 80 और लोकसभा के पास आर्टिकल 81। नेक्स्ट पॉइंट बहुत काम का, पता नहीं कितनी बार आ चुका। भारत की संसद 3 चीजों से मिलकर बनी है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति के ऊपर लिखो आर्टिकल 52, जहां राष्ट्रपति लिखा है वहां लिख लो अनुच्छेद आर्टिकल 52। शॉर्ट में लिखना सीखना है तुम्हें। राज्यसभा में लिखो आर्टिकल क्या? 80 लिखो राज्यसभा के पास, और लोकसभा के पास लिखो 81। नेक्स्ट करो, लोकसभा को संसद का पहला सदन कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं और लोकप्रिय सदन कहते हैं। निम्न कहने के बस 2 ही कारण हैं, वो 2 पावर किसके हाथ में है? राज्यसभा। नए IAS, IPS, IFS, ऑल इंडिया लेवल की सर्विसेज, और राज्य सूची का टॉपिक देश को, ये 2 काम बस। अगला देखना, नेक्स्ट पॉइंट टिक करना, लोकसभा में जनता का अगला, संसद भारत की जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है, जहां हमारे चुने हुए मेंबर बैठे हैं। इसमें जनता की प्रभुसत्ता का समावेश है। राज्यसभा को संसद का दूसरा सदन, उच्च सदन या वरिष्ठ सदन। अजीब देखो, जो निम्न है वो पहला है और जो ऊंचा है वो दूसरा है। इस पे खास ध्यान रखना, आधे वहां उल्टा टिक कर आएंगे। अपर हाउस किसका नाम है? जो उच्च सदन है उसके पास पावर बस 2 ही फालतू हैं, ज्यादा पावर तो लोकसभा की है, पर उसे कहते हैं निम्न। निम्न वाले को प्रथम कहते हैं और उच्च वाले को द्वितीय, दूसरा। जबकि आर्टिकल अगर देखें तो पहला किसका है? हाँ, लेकिन इसे क्या कहा जाता है? सेकेंड हाउस। और जिसका नंबर बाद में आता है लोकसभा, इसे कहते हैं फर्स्ट हाउस। ये उल्टा है। आगे पढ़ो। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, इसमें स्टेट्स भेजते हैं, आम जनता नहीं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। क्या राष्ट्रपति पार्लियामेंट का पार्ट है? पार्लियामेंट का, बोर्ड पे देखो, पार्लियामेंट के 3 ही तो पार्ट हैं। पार्लियामेंट के कितने पार्ट्स हैं? 3। क्या क्या? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा, राज्यसभा। क्या प्रेसिडेंट इनमें से किसी का मेंबर है? नहीं। प्रेसिडेंट ना लोकसभा में ना राज्यसभा, इसका मतलब प्रेसिडेंट MP नहीं है। लेकिन प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का तो पार्ट है, ये इसीलिए तो बात कर रहे हैं जो पूछ रहे हैं। पार्लियामेंट का पार्ट है प्रेसिडेंट, ना लोकसभा का मेंबर ना राज्यसभा। अगर इनका मेंबर होता तो अलग से नंबर क्यों मिलता? आप सोच समझ के बताना। क्या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट का पार्ट है? कहाँ दिखा?
राज्यसभा का सभापति कौन होगा? क्या पीएम पार्लियामेंट में शामिल है? कैसे पता? लोकसभा इनमें 543 और इनमें 245, इन सब में ही ऐड है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भाई यहाँ अलग बैठा था ना, तो इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली पार्लियामेंट के मेंबर हैं। कितने भी एमपी हो, पीएम हो, वाइस प्रेसिडेंट, ये छिपे हुए हैं, इनमें ही कहीं ना कहीं एडजस्ट कर रखे हैं। लेकिन प्रेसिडेंट तो इनमें से किसी का पार्ट नहीं है, इसलिए प्रेसिडेंट को अलग से एक जगह दे रखी है। तो कितने पार्ट्स बन गए इसके? 3। अब वो एग्जाम में कहेंगे कि कितने सदन हैं पार्लियामेंट के, फिर कहेंगे कितने, सदन का मतलब हो गया ये दोनों, कहेंगे कितने इसके टोटल ऑर्गन हैं, तब 3। सदन सिर्फ 2 है, क्योंकि वो आदमी सदन नहीं है, वो कोई हाउस नहीं है। चलो अगला पॉइंट देखो, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। पार्लियामेंट का तो है पर हाउस का नहीं है। यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लो, आधे इसको गलत करेंगे। पार्लियामेंट का पार्ट है राष्ट्रपति, लेकिन लोकसभा राज्यसभा का मेंबर नहीं है, और न ही वो संसद में बैठता राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, पार्ट है, मेंबर नहीं है लोकसभा राज्यसभा का। आगे पढ़ लो, क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक या बिल तब तक कानून नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति न दे दे। ये तुम्हें पता है कि लोकसभा राज्यसभा क्यों बनाई हम लोगों ने? क्या जरूरत थी बनाने की इनको? इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? क्यों बनाते हैं? बस जाके बैठो, चाय पकौड़े खाओ, उठ के चले जाओ, इसलिए बनाई है ये? क्या टारगेट है बनाने का? क्या काम करती है ये? जनता के लिए क्या करती है? क्या काम? तुमने कभी सोचा एमपी क्या करते हैं 5 साल? बस ये बैठ के खाते हैं क्या? इनका काम होता है, इनका काम घपले तो करते ही हैं, नो डाउट, भ्रष्टाचारी हैं, पर कुछ काम भी तो होता है इनका। अब तुम लोगों के लिए नई पॉलिसी कौन बनाता है? भाई पॉलिसी मेकर यही तो हैं। इन्होंने पॉलिसी बना दी, आने वाले समय में शिक्षा में बदलाव आएगा। पता है तुम लोगों को ये? पहले 12वीं के बाद किसी प्राइमरी टीचर को बनने के लिए सिर्फ 2 साल का एक डिप्लोमा चाहिए होता था, उसके बाद वो एलिजिबल था, प्राइमरी विंग को पढ़ा सकता है। अब नई शिक्षा नीति कह रही है 2 साल के डिप्लोमा से कुछ नहीं होगा, इसको बीए करवानी है तो कम से कम कितने साल वाली कराओ? 4 साल। जो पहले 20 में नौकरी मिलती थी ना, अब आगे वो 25 से पहले मिलेगी ही नहीं। इन्होंने नई शिक्षा नीति में इतने सारी चीजें जोड़ डाली। पहले बीए, बीएससी, बीकॉम ये 3-3 साल के थे, अब कह रहे हैं इनके साथ ही एक डिग्री डिप्लोमा जोड़ के इनको 4-4 साल के बना दो। तो जो बोझ पहले माँ बाप को 3 साल उठाना पड़ता था, अब वो आगे 4 साल उठाना है। और उसके बाद भी कुछ नहीं है, उसके बाद भी कहेंगे कोई ना कोई इस तरह का और डिप्लोमा, कोई डिग्री करो, तब तुम एलिजिबल बनोगे नौकरी के। 12वीं वाली डिग्रियां आगे बंद कर देंगे, 12वीं के बेसिस पे जो नौकरियां थी। और 2030 के बाद तुम देखना कितना ज्यादा बदलाव लाने वाले हैं लोग। तो इसलिए 2030 से पहले अपनी लाइफ को अच्छी बना लो, नहीं तो अब मिनिमम जो ये थी ना क्वालिफिकेशन, ये भी इतनी बड़ी कर देंगे कि कम से कम बच्चा पढ़ते पढ़ते ही 23 से 24 साल का हो जाएगा। और अगर एज को देखें तो 27 ही है, तो 2-3 साल मौके मिलेंगे, गवा दिए तो गए आपके चांस। जो पहले इतना बढ़िया था ना कि 12वीं करते ही बच्चे कर लेते थे कुछ ना कुछ, इन सबको एक तरह से बैन करने वाले हैं। आने वाले 8 सालों के बाद ये पॉलिसी पूरी तरह से लागू कर देंगे। ये 8 साल जिसने लाइफ अपनी बना ली, फिर आगे मुश्किल होने वाली है। तो ये पॉलिसी किसने बनाई? किसने बनाई है? एमपीज ने। आपकी सारी पॉलिसी एमपी बनाते हैं, यही इनका काम है। इनको पता है क्या काम दिया? कि समाज की जरूरत को समझो, देखो, जानो, फिर उसके लिए एक बिल बना के लाओ जिसको आप कहते हैं विधेयक। फिर इस बिल को पेश करो, फिर इस पे बहस करो, और अगर ये ठीक ठाक लगे तो इसको पास कर दो, पारित कर दो। ऐसा एक से करना। मान लो लोकसभा से, यहाँ से पारित हो गया, फिर इसको राज्यसभा भेजो, वहाँ भी इस पर बहस करो, और वहाँ से भी इसको पारित कर दो। अगर दोनों ने पारित कर दिया तो फिर इसको फाइल को भेजो राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर उसे ठीक लगा, इसने साइन कर दिया, अगले दिन अखबारों के फ्रंट पेज की न्यूज होगी कि ये बिल अब से क्या बन गया है? कानून। ये कानून बन गया, अधिनियम आ गया, और अब आपको वो मानना है, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। तो ये जितनी नीतियां बनती हैं, चाहे वो अग्निवीर वाली है, चाहे आपकी एजुकेशन पॉलिसी या कोई भी पॉलिसी, ये बनाने का काम किसको दिया गया? लोकसभा और राज्यसभा। सारे बड़े मुद्दे यही तो बनाते हैं। किसानों के लिए जो ये काले कानून थे, ये भी तो यहीं से पास हुए थे, राष्ट्रपति ने साइन किए। तो जितना तुम्हारी सोसाइटी में जो भी चल रहा है ना, इन सबको बनाने का जिम्मा किसका है? लोकसभा और राज्यसभा। और किसके साइन चलेंगे लास्ट में? इसलिए कहते हैं ये तीनों ही संसद हैं, इसीलिए राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट है, वही बता रहे हैं वो। देखो आगे, तो पारित कोई विधेयक तब तक कानून नहीं बनता जब तक कौन उस पर स्वीकृति ना दे दे? राष्ट्रपति। अगला पॉइंट, 1935 के भारतीय शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में केंद्र में 2 सदन, द्विसदनात्मक मतलब 2 सदन, बाइकैमरल व्यवस्थापिका की स्थापना। तो 2 सदन हैं आपके, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। अब नीचे राज्यसभा दी गई है, राज्यसभा से पहले लोकसभा पढ़ेंगे क्योंकि वो हम सबसे जुड़ी है। पेज 79 पर आओ, 79 के नीचे की हेडिंग है एक लोकसभा। पहला पॉइंट पढ़ो, हाउस ऑफ द पीपल। कौन सी लोकसभा चल रही है अभी? यहाँ लिख लो 17वीं, 2019 से 24 तक के लिए है 17वीं लोकसभा, 2019 से 2024। पता ना लोकसभा का नेता कौन है आजकल?
लोकसभा का लीडर या नेता? लोकसभा का स्पीकर कौन है? और लोकसभा का डिप्टी स्पीकर कौन है? कल बताया था, वैकेंट है। यहाँ तीनों बातें लिख लो इसके पास। लिखो लोकसभा का नेता पीएम, यही मेंशन कर लो अपने आप। लोकसभा का नेता, जो भी पीएम होगा वो नेता होगा। लोकसभा का नेता पीएम। लोकसभा के अध्यक्ष फिलहाल हैं ओम बिरला। ओम बिरला। और डिप्टी स्पीकर की वैकेंट है, खाली है। लोकसभा का नेता हमेशा पीएम होगा। तो अगर आज पूछे कौन है तो हम कहेंगे मोदी जी हैं आज लोकसभा के नेता। चलो अब पढ़ना शुरू करते हैं। लोकसभा जनता की प्रतिनिधि सभा है। आपने और मैंने बनाया मोदी जी को। अब कुछ कहेंगे हमने नहीं बनाया, तो भी जिन लोगों ने इकट्ठे वोट दिए हैं जीत तो गए ना वो। जनता की प्रतिनिधि सभा भारत की संसद का पहला सदन। लोकप्रिय है या नहीं है? ये वाला है। आर्टिकल इसका पहले है या बाद में? लेकिन सदन कहेंगे तो पहला। ये टिक कर लो, पहला सदन। लोक सदन है, जनता ने बनाया। निम्न सदन है। आर्टिकल 81, ये इंपॉर्टेंट है। लोकसभा की कुल अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? अब 552 नहीं कहना। ये बुक छपी थी 2019 में। तब तक कौन सी चीज़ हमारे यहाँ चल रही थी? एंग्लो इंडियन। मैंने आपको बताया 2020 में कौन सा अमेंडमेंट? 104वां 104th अमेंडमेंट करके 2020 के जनवरी में एक लोगों को फायदा किया, एक कम्युनिटी गायब कर दी। किसको फायदा किया? एससी और एसटी। इनका आरक्षण कितनी सीट्स थी वो? 84-47। कब तक के लिए? 30 तक के लिए। इनको कोई डर नहीं, किसी एमपी को डर नहीं है 2030 तक मेरी सीट जाएगी। भाई हारे जीते अलग बात है, पर ये सीट इतनी की इतनी कंफर्म रहेंगी। लेकिन इसी अमेंडमेंट से कुछ लोगों को कह दिया आपकी हमें जरूरत नहीं है। कौन लोग हैं वो? एंग्लो इंडियन। इनको कह दिया आज के बाद दो जो लोग बनते थे एंग्लो इंडियन, जिनको राष्ट्रपति बनाता था, मनोनीत करता था, नॉमिनेट करता था, बिना इलेक्शन के नॉमिनेट हो जाते थे, आज के बाद ये नहीं होंगे। इसको खत्म कर दिया। ये 2 आर्टिकल अब ध्यान से सुनना। इनफैक्ट 4 आर्टिकल बता रही हूँ, सामने बोर्ड पे देखो, इन दोनों से जुड़े हुए। आर्टिकल 330, 331, 332, 333। आर्टिकल पहले अपने देश के लोगों से बात करेंगे, फिर एंग्लो इंडियन से। 2 आर्टिकल हैं नेशनल लेवल के और 2 हैं स्टेट लेवल के। ये देश की बात करेंगे और ये राज्य की। 330 आर्टिकल कहता है एससी और एसटी की सीट्स को आरक्षण देना है देश में लोकसभा में। तो मैंने बता दिया 84 और 47 कब तक के लिए सेफ हैं? 2030। सेम बात ये करता है, लेकिन ये कहाँ की गारंटी देता है? स्टेट की। ये कहता है एससी एसटी अगर हैं आपके स्टेट में तो इनको आरक्षण देना। ये आरक्षण मिलेगा लोकसभा में, ये आरक्षण मिलेगा आपके स्टेट की विधानसभा में, क्योंकि स्टेट में काम करती है विधानसभा। इसने गारंटी ली थी बहुत पहले कि मैं एंग्लो इंडियन, कितने एंग्लो इंडियंस? 2 लोकसभा में भिजवा देगा। आर्टिकल 331 देश की लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन। सेम बात स्टेट में कही थी आर्टिकल 333 ने, एंग्लो इंडियन, लेकिन सिर्फ 1 सीट। देश में 2 थी, राज्य में कितनी थी? 1 सीट। जरूरत हो तो बना लेना। एक एग्जाम्पल देखो, बिहार में या हरियाणा में तुम्हें लगता है कोई एंग्लो इंडियन रह सकता है? नहीं ना, यहाँ कभी भरी ही नहीं। हमने कभी कोई भी आदमी एंग्लो इंडियन की सीट पे नहीं बैठाया। वेस्ट बंगाल की बात करें, बंगाल है, केरला है, कर्नाटक है, यहाँ हैं एंग्लो इंडियंस, इन्होंने अपने यहाँ बैठाए। अब हमारे यहाँ है ही नहीं तो हम क्यों बैठाएं? ये सीट ज़रूरत के अनुसार बना लो, ना मन करे मत बनाओ। हरियाणा में 90 विधानसभा की सीटें हैं, हमने एक कभी बनाया ही नहीं, तो 90 ही बने जब से 90 हुई थी। ऐसे ही एससी एसटी की बात करूँ देश के लेवल पे, हर स्टेट ने आरक्षण दे रखा है। अब हरियाणा में अगर कोई एसटी नहीं है तो कोई सीट आरक्षित भी नहीं है। 90 में से 17 सीटें हरियाणा ने एससी को दे रखी हैं, एसटी है नहीं तो 0 सीट है। जब कोई आदमी नहीं है तो सीट कहाँ से दें? तो ये देश के लेवल पे दे रखी हैं और ये स्टेट के लेवल पे। स्टेट की सीट सबकी अपनी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होती हैं, लेकिन देश की सीटें कंफर्म हैं। कितनी कितनी हैं? 84 और 47। तो ये 4 आर्टिकल इकट्ठे हैं। आर्टिकल 330 देश के, ये हमारे अपने हैं, ये बाहर के थे, फिर राज्य के अपने, फिर राज्य के बाहर के। अब पिछले से पिछले साल 2 आर्टिकल्स हमारे लिए यूजलेस हो गए, 331 और 333। क्यों? एंग्लो इंडियंस को अब आगे जगह देनी ही नहीं है। किस अमेंडमेंट से ऐसा किया गया? 104। तो 104 ने हमारे अपनों की तो सेफ्टी बताई 10 साल की, लेकिन एंग्लो इंडियंस को कह दिया अब आप अपने घर रहना, अगर हो, नहीं हो तो फिर दिक्कत है ही नहीं। चलो पढ़ के देखो अब। तो ये 552 पुरानी बात है, जो 552 लिखा है ना, यहाँ 550 कर लो। एक लाइन लिखो, ऊपर या नीचे लिखो, जनवरी 2020 104th अमेंडमेंट, जनवरी 2020 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन लिखो। एससी एसटी की, एससी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की सीटों पर आरक्षण, एससी एसटी की सीटों पर आरक्षण 2030 तक बढ़ा दिया। तो उनकी तो चिंता खत्म, 2030 तक बढ़ा दिया। किन की सीट्स पर? एससी एसटी। प्रेजेंट में कितनी लोकसभा के एससी सीटें हैं? 84 और एसटी की
47। औरतों को भी आरक्षण है क्या लोकसभा में या नहीं है? औरतों को आरक्षण कहाँ दिया गया है? सिर्फ 3 लेवल है ना आपके देश में, राज्य में और गांव में। कहाँ औरतों का आरक्षण है? गांव में। महिलाओं का आरक्षण अभी देश में नहीं है। इन 543 में से एक भी सीट औरतों की है नहीं। वो अपने आप जीत जाएं अलग बात, अभी जीती थी ना 70+ की सीटें, उससे पहले 60s में। देश में महिलाओं का आरक्षण नहीं है, राज्य में नहीं है। कहाँ पर है? गाँव में। कहाँ? पंचायत। वैसे 1/3 है, बिहार ने 50%, एक आधे और स्टेट ने 50% भी कर रखा है। हम सब ये भी जानते हैं इस आरक्षण के बाद भी चलती किसकी है? जितनी ये औरतें जीतती हैं, क्या सच में ये जीतती हैं? इनके पति जीतते हैं। जब किसी पे कोई ब्लेम लगता है ना, मान लो किसी पे केस हो गया, कोई फंस गया, तो अपनी सीट पे ही अपनी पत्नी को उठा देंगे इलेक्शन में, वो जीत जाएंगी और फिर वो कभी मीटिंग में नहीं जाएगी। मीटिंग में कौन जाएगा? इनका हस्बैंड। चाहे नगर निगम में देख लो, चाहे तुम बड़े देख लो, जितने मंत्रालय पकड़ के बैठी हैं ये औरतें, इन औरतों की सारी पॉलिसी इनके हस्बैंड्स बनाते हैं। इनको तो वो जाने में, इनके ससुर भी आधे तो ऐसे हैं जिनमें हस्बैंड भी नहीं तो ससुर पहुंच जाते हैं कि भाई हम हैं, हम करेंगे पॉलिसी। ऐसा है, क्योंकि उन्हीं के नाम का फायदा उठा के ये औरतें बन जाती हैं। महिलाओं का आरक्षण कहीं नहीं है। किसका आरक्षण है? यहाँ आरक्षण है, यहाँ आरक्षण है और यहाँ भी आरक्षण है। तो औरतों की स्थिति बढ़िया है या SC ST के हिसाब से? अभी तो SC ST देखें तो आरक्षित सीटों पे तो मजे कर ही रहे हैं। और 84 यहाँ है और 47 यहाँ। औरतों को 1/3 भी है। एक आधा राज्य कितना भी देता है? 50%। तो इस हिसाब से देखें तो 2 लोगों का नुकसान हुआ था जब ये वैदिक काल आया था, उत्तर वैदिक काल। एक दलितों का और एक महिलाओं का। महिलाओं की बराबरी भी आई नहीं है ना। एक बड़ी अच्छी पिक्चर दिखा रखी है, शायद 10th में पॉलिटिकल की बुक में। उसमें पार्लियामेंट हाउस दिखाया और उस हाउस के ऊपर ना, हाँ, आदमी खड़े हुए हैं, नीचे एंट्री पे भी आदमी खड़े हैं और वो औरतें जा रही हैं तो कह रहे हैं रुको रुको, हम तुम्हारे, वो जैसे वो कर रही हैं क्रांति, तो कह रहे हैं तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारे लिए काम करेंगे। और ऊपर से नीचे तक आदमी ही आदमी है। कोई भी आदमी चाहेगा कि औरतें आके बैठ जाएं यहाँ पर आरक्षण लेके, इसलिए तुम देखना ये मुश्किल है। SC ST को आरक्षण क्यों देना पड़ा? क्योंकि वो नेशनल मुद्दा था। औरतें भी इतनी कॉन्शियस नहीं है कि वो डिमांड उठाएं कि भाई तुम गाँव में जो हमें आरक्षण दे रहे हो तो हमें शहरों में, राज्यों में या देश में क्यों नहीं आरक्षण देते। और अगर ये बात उठेगी तो फिर वही बात है कि फिर आदमी ही डिसीजन मेकर है। आरक्षण की डिमांड कहाँ जाएगी? लोकसभा और राज्यसभा। अब यहाँ इनके हक में बोलने वाले कौन है? आदमी। तो आदमी क्यों कहेंगे कि हमारी सीट लेके इनको दे दो? वो कहेंगे पहले ही हमारे सिर पे बैठी रहती है, यहाँ और बैठा लो पार्लियामेंट हाउस। इसलिए औरतों को आरक्षण देना आसान नहीं है, क्योंकि औरतों को यहाँ बैठाएंगे तो मेकर बन गए ना, पॉलिसी मेकर औरतें होंगे, फिर दुखी होंगे। वैसे बराबरी है, होनी चाहिए, पर आदमी नहीं आने देंगे। आदमी चाहते नहीं कि औरतें भी पार्लियामेंट तक अपनी सीटें काबिज कर लें। ठीक है, जितनी जीत के आती हैं वो तो बैठानी पड़ती हैं। कितनी 76 थी पिछली बार, शायद 76 औरतें हैं, 78 थी, अब ध्यान नहीं, कई साल हो गए। इतनी औरतें आई थी, पर इतनी आने के पीछे भी पार्टी, उनके हस्बैंड्स का बहुत बड़ा योगदान था, वरना नहीं आ पाती। चलो आगे पढ़ो। तो लोकसभा ने किसको सेफ्टी सिक्योरिटी दी? पॉइंट पढ़ते हैं। आर्टिकल 81 के अनुसार इसकी अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 500। अब 550 कर लो, 50, जिसमें राज्यों से 530 आएंगे और यूटी से 20। अभी 13 कम आते हैं, 13 नहीं, सॉरी 7। कहाँ से कम आते हैं? POK से। ये टिक कर लो। 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन, अब नहीं है, यहाँ लिख दो अब नहीं, मनोनीत किए जा सकते थे, हो गया। अब ये कौन सा आर्टिकल था ये एंग्लो इंडियन का? नहीं, आर्टिकल अलग है। कौन सा आर्टिकल था? अभी तुम्हें मैंने लिख के दिखाया था। कौन कौन से आर्टिकल थे? 331, 333। पहले अपनों की बात करेंगे, SC ST। एंग्लो इंडियन तो बाहर के हैं। यहाँ लिख लो, ये लिखो आर्टिकल 331, फिर तुम्हें याद रहेगा। अमेंडमेंट अलग चीज होती है, आर्टिकल अलग। आर्टिकल क्या होते हैं? इस बुक में पहले से लिखे हुए हैं। कौन सी बुक में? भाई ये किताब लिखी, इस किताब में भाग दिए कितने? 22, और आर्टिकल्स दिए 395। ये तो ऑलरेडी लिखे हुए हैं ना। आप इस किताब में जब भी कुछ नया ऐड करते हैं तो आप कर देते हैं अमेंडमेंट, जिसे कहते हैं संविधान का संशोधन। कितनी बार आप किताब को बदल चुके? इनमें से 105वां था, जिसमें आपने कौन से ग्रुप को कहा? तुम मत आना, एंग्लो इंडियन। 104वां 105 पिछली बार हुआ था, बैकवर्ड क्लास से जुड़ा हुआ कुछ, हाँ, कि भाई राष्ट्रपति ने ये किया था कि भाई स्टेट अपने OBCs की लिस्ट खुद बनाएंगे, अपने हिसाब से देखेंगे। तो अब तक जितने टोटल अमेंडमेंट हुए इस किताब में 105, जिनमें से 104वां किसको हटाने, किसकी जरूरत खत्म कर रहा था, लेकिन किसकी गारंटी ले रहा था? कब तक की? ये था। तो जब संशोधन कहा जाए तो तुम्हें वो वाला नंबर बोलना है, और अगर आर्टिकल कहेंगे तो आर्टिकल 330 भी है, 31 भी है, 32 भी है और 33। पहले अपने हैं, ये SC ST हैं। तो एंग्लो कौन कौन से हैं? 331 और 333। लिख लो यहाँ ये बात, लिखो आर्टिकल 331 और 333। अब ये खत्म हो गए, एंग्लो इंडियन टॉपिक ही खत्म हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545। अब 45 या 43? हाँ, अब इसको ठीक कर लो। 543, 540 सदस्य, 29 राज्य लिखा। अब कितने बना लोगे? 28। और 13 सदस्य यूटी से आए हैं, 2 सदस्य एंग्लो इंडियन अब नहीं आएंगे। नेक्स्ट लाइन टिक करना। राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 331, अब ये चलेगा या खत्म हो गया? अब ये खत्म, एंग्लो इंडियन का 331।
यहाँ लिख लो 104th अमेंडमेंट से समाप्त, 104वें संविधान संशोधन से समाप्त, 331। तुम्हारी जनसंख्या इंडिया की कितने साल में गिनी जाती है? फिर ये सीटें जनसंख्या से प्रभावित है तो बढ़ती रहती हैं क्या? ये सीटें कैसे बढ़ती घटती हैं? घटती हैं या बढ़ती हैं? सीटें घट सकती हैं, जनसंख्या कभी घटनी नहीं तुम्हारी। पहली बार जनसंख्या कब गिनी गई थी? 1800। और नियम कब बना? पहली बार घटी कब? 100 साल पहले एक बार गलती से जनसंख्या घटी थी, उसमें भी हमने कुछ नहीं किया, प्रकृति ने लोग मार दिए थे अपने आप। 1921 आज़ादी के बाद पहली जनगणना और लास्ट जनगणना जो नहीं हो पाई पहली बार। हर 10 साल में एक बार गिनती की जाती है जनता की। सरकार कहती है हमें पता हो कितने जवान, कितने बुढ़े, कितने किसान, कितने लोग पैसे कमाते हैं, कितने नौजवान, ताकि वो पॉलिसी बना सके। मान लीजिए हमारे देश में नौजवान ज़्यादा हैं जो प्रेजेंट में हैं, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है ऐसी कंडीशन में? रोज़गार। ये अलग बात है कि आपकी सरकार को फ़र्क नहीं पड़ता, आप दुखी हैं, परेशान हैं, वो ध्यान नहीं देती। अगर किसी हमारे देश में आज से 50 साल बाद देखना बुजुर्ग ज़्यादा होंगे, या जिनको कह लो सीनियर सिटीजन, क्योंकि तुम भी तो बन जाओगे, तब तक तुम भी बुजुर्गों की श्रेणी में आ जाओगे। हम तो लुढ़क ही जाएंगे ना 50 साल बाद। अब मैं 40 के अराउंड हूँ तो 50 में इतना थोड़ी ना हम जिएंगे, तुम बुजुर्ग बन जाओगे। तुम ये देखो, आज तुम सबसे ज़्यादा अगर नौजवान हो तो आने वाले समय में तुम बुजुर्ग भी तो सबसे ज़्यादा होगे। उस कंडीशन में क्या हमारी सरकार कोई काम कर रही है? तुम्हारे बुढ़ापे का कैसे टाइम कटेगा? क्या सरकार इतनी अच्छी पॉलिसी लाई है? सरकार ने अस्पताल बना दिए, जैसे तुम लोगों के टाइम तक बीमारियां घर में अंदर तक चली जाएंगी। हम सबके दादा दादी ना अच्छे टाइम में थे, वो बिना बीमार हुए एज के अकॉर्डिंग मरे। हमारे टाइम में, मेरे पेरेंट्स के टाइम में बीमारियां आने लग गई। तुम्हारी पीढ़ी तक तो बीमारी हर घर में पहुंच चुकी होगी, क्योंकि खान पान बहुत खराब है, आबो हवा खराब है। जब तुम सीनियर सिटीजन बन जाओगे उस टाइम पे सरकार को कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा कि तुम बीमार हो, तुम्हारे पास पैसे का क्या साधन है। अब तो पेंशन भी बंद है ना। हमारे पेरेंट्स के टाइम तक पेंशन थी। हाँ, बहुत बहुत फायदा होता है पेंशन का, ये उनको पता है जिनके घर में पापा मम्मी बुजुर्ग हैं, पेंशन आती है। जैसे मेरे खुद के फादर की पेंशन आती है और उनकी पेंशन लगभग उनको 65-70 हज़ार के आसपास मिल जाते हैं। वो 2 जॉब करके आ चुके, 2 गवर्नमेंट जॉब की उन्होंने, 20 साल एक की, फिर डिपार्टमेंट बदला दूसरी की, तो 2 उनकी पेंशन आती हैं। मुझे पता है हम कितने मेंटली फ्री हैं। अगर मेरे फादर के पास पैसे ना आते, तनख्वाह थी ठीक था, अगर अब ना आते तो कैसे लाइफ कटती, एक चिंता लगी रहती ना। हमारी पीढ़ी, जो हमारी पीढ़ी है, हम तुमसे लगभग 10 साल 15 साल 20 साल बड़े हैं। हमारे टाइम में सरकार ने पेंशन खत्म कर दी, तुम्हारे टाइम में नौकरियां खत्म कर रही है, तो सोचो कमाओगे खाओगे कैसे? ये सब चीज़ें आगे जाके तुम्हें दिखेंगी। इस सरकार ने 10 साल में अंग्रेजों की चलाई वो व्यवस्था तो चला दी। अंग्रेजों ने चलाया था ये 1872 में। गिन लो कितने लोग हैं। पहली बार में आधे गिने आधे छोड़े, ध्यान नहीं दिया। 1881 में अंग्रेजों ने कहा नियमित जनगणना करेंगे, इनके लिए पॉलिसी बनाएंगे इनके अकॉर्डिंग। खैर उनका भी टारगेट पैसा लूटना था, आज भी पैसा लूटना है, लेकिन इन्होंने नियमित जनगणना किस सन से स्टार्ट कर दी? जनगणना को बोलते हैं सेंसस। पहली बार नियम से 1881 में लोग लिखने आए, घर घर आए, भाई कितने लोग, कितनी कमाई, कितने छोटे, कितने बुजुर्ग, कितने पढ़े लिखे। फिर अंग्रेजों ने इसको कैरी ऑन रखा। जनसंख्या का ग्राफ पता है कैसे बढ़ रहा था? हर साल आगे आगे आगे। 1921 में ये नीचे आया। इसका कारण था, बहुत बड़ा कारण, हाँ क्या हुआ था? 1914 से 1918 क्या चला था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो बहुत सारे इंडियन तो इसमें मर गए। अंग्रेजों की सेना में हम ही तो गए थे मरने के लिए, गांधी ने भिजवाए थे बहुत सारे लोग। 1917-18 में एक फ्लू फैला था जिसका नाम था स्पेनिश फ्लू। जैसे अभी आया था ना पेंडेमिक, पुराने लोग नहीं कहते कि कातक की बीमारी थी ऐसी, ये यही तो थी। 100 साल पहले भी ऐसी बीमारी आई थी, और पीछे कुछ इस तरह की पिक्चर्स थी कि तब भी लोगों ने अपने मुंह पे कपड़े लगाए थे ऐसे, जैसे हम लोग ये मास्क लगा रहे थे ना ऐसे। और ये इतनी भयानक बीमारी थी कि सुबह कोई आदमी मरा, गांव के लोग इकट्ठे हुए, उसको लेके गए कि भाई इसका अंतिम संस्कार है। वापसी में 10 लोग और मरे मिले, उनको लेके गए तो 50 लोग और। कहते हैं कई कई गांव तो पूरे खत्म हो गए, क्योंकि इस टाइम में ये बातें फैलती कम थी। आज तो आपके पास मोबाइल था, आपने देखा घर में रहना चाहिए, ये नहीं करना, तब थोड़ी ना ये सब चीज़ें थी। इसमें ढेर लोग, कहते हैं भारत के करोड़ों लोग मर गए थे, 2-3 करोड़ लोग मरे थे इसमें, और लाखों लोग इसमें। तो पहली बार आपके देश का ये ग्राफ नीचे आया। कौन से ईयर में? 1921 में। इतने लोग मर गए कि पहली बार ये ग्राफ नीचे मिला। फिर अंग्रेज चले गए आपका देश छोड़ के। आज़ादी के बाद आपने पहली जनगणना किस ईयर में की? हाँ, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट सेंसस, जो पहली जनगणना हुई, ये कौन से ईयर में हुई? 1951। इसमें पाकिस्तान आपसे अलग हो गया, ये बांग्लादेश आपसे अलग हो गया, तो यहाँ भी जनसंख्या में फ़र्क दिखा। 2011 अब तक जो अवेलेबल है अंतिम जनगणना के आंकड़े वो यही हैं, जो आपको बताते हैं कि 121 करोड़ की आबादी लेके आप बैठे हैं, जिसमें 1000 आदमियों के मुकाबले 940 महिलाएं हैं, और आपका बहुत बुरा हाल है मेल फीमेल के रेशो में। 21 की जनगणना हो नहीं पाई, अब ये हो सकता है अगले साल या उससे अगले साल सरकार करे। तो इस जनगणना से हमें अपनी सीट्स डिसाइड करने का भी मौका मिलता था। कौन सी सीट्स?
लोकसभा और राज्यसभा। तभी तो बता रही हूँ टॉपिक, इससे रिलेट करो। अब हुआ क्या, ध्यान से सुनना। आज़ादी के बाद 1971 में इंदिरा गांधी देश की पीएम थी। तो इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया, गरीबी हटाओ। गरीबी कैसे हटेगी? जनसंख्या पे कंट्रोल करें। इंदिरा गांधी ने कहा जनसंख्या कंट्रोल होनी चाहिए। तो इसकी बात को साउथ इंडिया सीरियसली ले गया। उन्होंने कहा भाई जनसंख्या सच में कंट्रोल होनी चाहिए, पढ़े लिखे थे ही। इन लोगों ने आबादी को कंट्रोल किया और 1971 के बाद जब 1981 में काउंटिंग हुई तो यहाँ जितनी आबादी स्पीड से बढ़ रही थी उसके मुकाबले पहले से स्पीड घट गई। लेकिन उत्तर भारत वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो ऐसे के ऐसी जनसंख्या आबादी बढ़ती रही। यूपी, बिहार, हरियाणा सभी शामिल थे। अब हम सब ने इतनी आबादी बढ़ गई हमारी कि फिर साउथ इंडियंस के दिमाग में एक बात आई कि एमपी की जो सीट्स होती हैं ये तो डिपेंड करती हैं किसके ऊपर? हमारी जनसंख्या घट गई और ये बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब ये तो जनसंख्या बढ़ा बैठे। अब इनकी सीट बढ़ेगी और हमारी घटेगी। इनको चिंता हुई तो इन्होंने पीएम को कहा कि मैडम आपने कहा था कि देश पे दिक्कत आ रही है, विपत्ति आ रही है, संसाधन घट रहे हैं, जनसंख्या घटा दें। इन उत्तर भारत वालों ने सुनी नहीं, हमने सुन लिया, अब आप हमारी सीटें घटाओगी। तो इंदिरा गांधी ने कहा आप इस गलतफहमी में ना रहें, मैं आपको जबान देती हूँ 1971 की जनगणना के हिसाब से ही आपको सीटें मिलेंगी। बढ़ाने दो इनको जनसंख्या, सीट आपकी और इनकी उतनी रहेंगी जितनी किस सन में थी? 1971। आज 2022 में बैठे हैं पर ये सीट आज भी किस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बटी हुई है? 71। तो अच्छी बात है। सोचो अब जब ये नई जनगणना पे सीट बढ़ेंगी तो जो ये सेंट्रल विस्टा बनवाया ना आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने, वो जानते हैं कि 71 से और 2031 की जनगणना में बहुत बड़ा चेंज आया मिलेगा और अब सीटें बदलेंगी क्योंकि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है 2026 के बाद जो पहली जनगणना होगी वो कब होने वाली है? इसमें सीटें बदल जाएंगी। तो अब तक जो सीटें चल रही हैं वो किसके अकॉर्डिंग चल रही हैं? 19। तब से करोड़ों लोग बढ़ गए होंगे। तो इसलिए उम्मीद है जो तुम्हारा ये 543 और 245 है ना, ये कम से कम 1000 क्रॉस करेगा और ये भी कम से कम 600-700। इन सब के खर्चे तुम्हें भरने हैं क्योंकि टैक्स तो यही खाते हैं ना। तो देखो तुम्हारी जेब पे कितना खर्चा बढ़ेगा जब ये सब पीएम और एमपी बनेंगे। चलो इसको कल पढ़ेंगे।